Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 11 accountancy। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बैलेंस शीट को दैट इज पोजिशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। आफ्टर ascertaining the net profit or loss of the business enterprise, the businessman would also like to know the exact financial position of his business। तो मतलब कहने की बात ये है कि हम इनकम स्टेटमेंट से ये डिराइव कर चुके हैं कि भाई नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है जो एक बिजनेस सफ़र या अर्न कर रहा है, या मैं कहूँगी अर्न या सफ़र कर रहा है। अब जो बिजनेसमैन है वो फाइनेंशियल पोजीशन भी तो जानना चाहेगा ना कि मेरे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो इस पर्पस के लिए क्या किया जाता है, फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विच कंटेन्स ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, जिसमें एक बिजनेस एंटरप्राइज की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है। और इसी स्टेटमेंट को दिस स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट। अब इसे बैलेंस शीट क्यों कहा जाता है? देखो बैलेंस है, हम कहते हैं कि चीज़ बैलेंस है, तो बैलेंस का मतलब क्या होता है? बराबर है। तो आपको यहाँ से इसके नाम से इटसेल्फ इंडिकेट होता है कि भाई ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ हम शो करेंगे वो हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। दैट मीन्स ये ना एक रूल होता है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का। जैसे आपको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बड़ा आता है, तो उसमें आप खुद ही चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होती है, मैच नहीं करती है, बराबर नहीं आता है बैलेंस, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो इसीलिए बैलेंस शीट नाम की एक स्टेटमेंट एट द एंड प्रिपेयर की जाती है, बिकॉज इट इज़ अ शीट ऑफ बैलेंसेज of ledger accounts which are still open after the transfer of all nominal accounts to the trading and profit and loss account। अब देखो मैंने तो आपको न्यूमेरिकली किस तरीके से क्वेश्चन क्रॉस चेक किया जा सकता है। बैलेंस शीट का टोटल बराबर है तो हमें पता लग जाएगा कि हमने न्यूमेरिकली क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। लेकिन इसे एक बैलेंस शीट एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाता है, जिसमें है कि हम लेजर बैलेंसेस की मदद से ही ट्रायल बैलेंस बनाते होते हैं, और उन्हीं बैलेंसेस को हम कुछ बैलेंसेस जो थे वो शो कर रहे थे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ऐसे कुछ लेजर बैलेंसेस जो अभी भी ओपन हैं जिन्हें हमने नहीं ट्रांसफ़र किया है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर था नॉमिनल, तो इसलिए वो तो हमने उसमें ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन जो नॉमिनल के अलावा बाकी बच गए हैं, जैसे रियल अकाउंट में अगर बोलूँ तो वो बैलेंसेस हम कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में। तो बैलेंसेस ऑफ ऑल दी पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर ग्रुप्ड एज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो आपको यहाँ ये पता चल रहा है कि बैलेंस शीट में हम कौन से नेचर के अकाउंट्स शो करते हैं, एक पर्सनल और एक रियल। देन liabilities are shown on the left hand side of the balance sheet and assets on the right hand side। तो हमें बैलेंस शीट का परफॉर्मा भी यहाँ से आइडिया लग रहा है कि कैसे बनेगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब अगर मैं एक टी शेप में आपको बताऊं तो हम यहाँ लाइबिलिटीज शो करेंगे और राइट हैंड साइड में एसेट्स को शो किया जाएगा। अब आपको बैलेंस शीट की कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। देखिए वेरी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इन दी वर्ड्स ऑफ कार्लसन, अ बिजनेस फॉर्म शोइंग व्हाट इज ओड एंड व्हाट द प्रोप्राइटर इज वर्थ इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट। मतलब कितना है जो आपका है, वर्थ कितनी है, कितना है जो आपने बाहर वालों को पे करना है, इसी चीज़ को हम बैलेंस शीट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ए पल्मर, the balance sheet is a statement at a particular date showing on one side the trader's property and possessions and on the other hand the liabilities। तो ये जो traders property and possession है ये और कुछ नहीं है, ये assets को इशारा कर रहे हैं और liabilities आप आसानी से समझ सकते हो। अगर हम थर्ड डेफिनेशन देखें तो ये है जे.आर. बाटली बॉय के अकॉर्डिंगली, ये है अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद अ व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ सर्टेन फिक्स्ड डेट। तो एक फिक्स्ड डेट, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग बनता होता था, बिल्कुल इसी तरीके से बैलेंस शीट भी एक फिक्स्ड डेट दैट इज नॉर्मली एट द एंड ऑफ
अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ही ये प्रिपेयर की जाती है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट में क्या है, क्यों बनाई जाती है, क्यों ज़रूरी है बैलेंस शीट बनाए जाना। देखो, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट इज टू एसरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कि ये इसका सही मेन पर्पस जो है वो क्या है कि ये हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें सही बिजनेस की, मतलब हमें बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कितनी हमारी एसेट्स हैं और कितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं। सेकंड क्या है, इट हेल्प्स इन ascertaining the nature and cost of various assets of the business, such as the amount of closing stock, amount owing from debtors, amount of fictitious assets, etc. देखो, बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनके बैलेंसेस हमारी बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो हम उन्हें बैलेंस शीट में शो करते हैं, करेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सीखेंगे, करेंगे सॉल्व उन्हें। तो यहाँ है कि एट द एंड हमारे पास कितना माल है जो बिका नहीं है, उसकी सारी की सारी प्लस माइनस कैलकुलेशंस जो हैं वो कैलकुलेट करने के बाद ही तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक निकलता है। और क्योंकि वो हमने बनाया है प्रोडक्ट, तो इसलिए वो हमारी एसेट है। तो हमें एट द एंड बैलेंस शीट बनाने पर ही, हम बैलेंस शीट बनाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना, तभी हम वो सारी कैलकुलेशंस करेंगे ना। अदरवाइज कोई बंदा कैलकुलेट ही ना करे, पता ही ना लगाए कि कितना स्टॉक हमारे पास एक्चुअली है इस साल का ड्यूरिंग द ईयर। तो इसलिए ये क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, किससे कितना पैसा लेना है हमें, ये भी तो हम फिर ही पता लगाते हैं ना, क्योंकि हम एट द एंड देखते हैं कि कितना पैसा है जिस पर हमारा हक है। डेटर्स वही है ना जिनसे हमने पैसा लेना है, तो हमारा हक हुआ ना उस पैसे पर जिनसे हमने पैसा लेना है। तो इसलिए बैलेंस शीट में ये सब आइटम्स शो की जाती हैं। हम इन सब की कैलकुलेशन के लिए, इन सब को एसरटेन करने के लिए ही बैलेंस शीट बनाते हैं। देन इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड अमाउंट ऑफ वेरियस लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। देखो, जैसे बैलेंस शीट बनेगी तो हम ये सब कैलकुलेशंस कर रहे थे, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट मैनर से ही कह लो कि बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन हो सही तो हम ये सब कैलकुलेशंस कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ही ट्रू एंड फेयर लायबिलिटीज़ कितनी है हमारी, ये सब भी हमने बैलेंस शीट में शो करनी होती है। दैट इज़ वाई हम इनकी कैलकुलेशंस करते हैं, पता लगाते हैं कि हमारी कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितना हमारा लोन है, कितने हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये सब कैलकुलेशंस की जाती हैं। देन नेक्स्ट है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द एडिशन और डिडक्शन मेड इनटू इट इन द करंट ईयर। जब हम प्रैक्टिकली ये करेंगे ना, तब हमें ये पॉइंट बहुत ही आसानी से क्लियर रहने वाले हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो कैपिटल की इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में शो करनी होती है वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट में कैपिटल को शो करते हैं तो उसमें कितना अमाउंट एडिशन होना चाहिए, मतलब ऐड होना चाहिए। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाई गई है बिजनेस में तो वो ऐड कर दिया जाता होता है। अगर कुछ विड्रॉ किया गया है, जैसे हमने पॉइंट पढ़ा है अभी तक थ्योरेटिकली कि भाई एक ड्राइंग्स नाम की चीज़ होती है जिसे हम कैपिटल में से माइनस करते होते हैं। तो जितनी भी एडिशंस और डिडक्शंस हैं करंट ईयर के दौरान, वो सब बैलेंस शीट में प्रेजेंट की जाती होती हैं और फिर ही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल हम बैलेंस शीट में डिपिक्ट करते हैं या शो करते हैं। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट वेदर दी फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट। अगर आपने कभी वर्ड सुना हो तो बोलते होते हैं कि भाई फलानी फर्म का दिवालिया निकल गया, तो ये क्या होता है, बैंकरप्सी होता है ना। तो सॉल्वेंट होना या ना होना, इसका मतलब यही होता है। अगर आप सॉल्वेंट हो तो दैट मीन्स आप इस लायक हो कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट नहीं हो तो इसका मतलब है कि आपकी एसेट्स कम पड़ रही हैं आपकी लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए। तो द फर्म इज सॉल्वेंट इफ द एसेट्स एक्सीड दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। देखो, यहाँ वर्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो कैपिटल होती है ना वो तो प्रोप्राइटर की खुद की है, तो वो एक इंटरनल लाइबिलिटी है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है। जैसे बिल्स पेबल हो गया, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, ये सब जो हैं वो क्या होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इट वुड बी इनसॉल्वेंट इफ ऑपोजिट इज द केस, मतलब अगर
कम है, हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, एसेट्स कम है, तो क्या कहलाई जाएगी फर्म? इंसॉल्वेंट। लास्ट पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग दी ओपनिंग एंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नया सेशन शुरू होगा तो जो क्लोजिंग डेटर्स हैं वो ओपनिंग डेटर्स बन जाएंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तभी तो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग एंट्रीज पास करेंगे, तो इसीलिए बैलेंस शीट इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम आगे बढ़ें हमारे सेशन में तो देखो हमें एक पॉइंट दिख रहा है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट, दैट मीन्स फीचर्स क्या हैं बैलेंस शीट के। तो ये मिलते जुलते ही होंगे, कुछ अलग से नहीं होंगे। चलो देखते हैं कि क्या है। अ बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखो हमने ये वर्ड फर्स्ट डे पे पढ़ा था जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ फाइनल अकाउंट्स भी बोला जाता है। दिस इज द रीजन दैट द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर टुगेदर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि ये फाइनली अंत में यही एक स्टेटमेंट, यही एक शीट बनकर तैयार होती है। हाउएवर बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। इट हैज़ नो डेबिट और क्रेडिट साइड। देखो हम जब शुरू से वो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स पढ़ते थे तो वो आते थे, एक डेबिट इफेक्ट शो करते थे, एक क्रेडिट इफेक्ट शो करते थे। लेकिन बैलेंस शीट में कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होती है। बैलेंस शीट में जैसे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में टू और बाय लिखते होते हैं वर्ड्स, वैसे आगे प्रीफिक्सेस नहीं यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट अगर देखें करेक्टरिस्टिक में तो देखिए क्या है। अब बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ द पर्सनल एंड रियल अकाउंट, जो हमने अभी अभी मीनिंग में समझ ही लिया था। विच आर स्टिल ओपन, जो अभी भी खुले हैं, अभी क्लोज नहीं हुए हैं, उन्हें किसी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया है। बस है क्या? डेबिट बैलेंसेस जितने भी होते हैं पर्सनल और रियल अकाउंट्स के, उन्हें हम एसेट्स साइड पर शो करते हैं, और क्रेडिट बैलेंसेस जो होते हैं उन्हें हम लेफ्ट साइड पर यानी कि लाइबिलिटी साइड पर शो करते हैं। इसीलिए हमेशा ये बोलते होते हैं कि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज़ का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। थर्ड पॉइंट देखें तो क्या है? द टोटल्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इफ़ द टोटल्स आर नॉट इक्वल देयर विल बी एन एरर समवेयर, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ये एक ड्यूरेशन के लिए नहीं बनाई जाती है, ये एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डेट को तैयार की जाती है। एज सच इट डिस्क्लोजेज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जैसे सपोज करो 31 मार्च 22 को अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो जितने हमारे उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज शो हो रहे हैं ना, वो 31 मार्च वाली ही अमाउंट बता रहे हैं। हो सकता है कि 30 मार्च को अमाउंट अलग हो सकता है 1 अप्रैल यानी कि नेक्स्ट डे अमाउंट बदल जाए। तो ये एक फिक्स्ड पर्टिकुलर डेट को ही रिप्रेजेंट कर रही है फाइनेंशियल पोजीशन, नॉट ए पर्टिकुलर पीरियड। इट इज़ ट्रू ओनली फॉर द डेट। तभी मैंने बोला ना कि जो बैलेंस 31 मार्च 22 को होगा, ज़रूरी नहीं कि 30 मार्च को भी वही हो और ज़रूरी नहीं को कि 1 अप्रैल को भी वही हो, बिकॉज इवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन वुड कॉज अ चेंज इन दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्योंकि एक भी ट्रांजेक्शन जो है वो चेंज लेकर आ सकती है वैल्यूज़ में। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, मान लो हमारे पास 31 मार्च को कैश का बैलेंस 1 लाख था। अब नेक्स्ट डे हमने 10,000 की पेमेंट कर दी तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। मान लो हमने स्टॉक ही खरीद लिया, ठीक है, तो अब वो स्टॉक के बैलेंसेस में ऐड हो जाएगा, लेकिन कैश का बैलेंस वो रिड्यूस कर देगा, तो पोजीशन चेंज हो गई ना, स्टेटमेंट चेंज हो गई, फिगर्स चेंज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब देखो हमने कुछ कंसेप्ट्स या कुछ कन्वेंशंस पढ़ी थी, तो अब ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी जो ये फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना, वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर आधारित है। दैट मीन्स हम ये सोचकर अपना बिजनेस चला रहे हैं कि भाई ये निरंतर चलता रहेगा, इसीलिए हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो हमारी नेक्स्ट डे के लिए ओपनिंग एंट्री बनने का काम करेगी, या मतलब हमें ओपनिंग एंट्रीज पास करने में मदद करेगी। अब नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस बैलेंस शीट
इज ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। ये चीज़ बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। बच्चे इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि पता नहीं ये चीज़ क्या है। ये देखते हैं कि क्या है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट आर प्रॉपरली ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। देखो, जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप बैलेंस शीट ऐसे बनाओ कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर हो, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप आइटम्स को लिखो। द टर्म ग्रुपिंग मीन्स शोइंग द आइटम ऑफ सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन हेडिंग। जब आप क्लास 12 में अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, जो कि अभी तो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा कट किया हुआ है, कहीं कहीं रिड्यूस किया हुआ है सिलेबस, लेकिन अगर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा क्लास 12 में तो आप देखोगे कि बैलेंस शीट की डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स, सब हेडिंग्स होती हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके से एसेट्स को प्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। तो ये क्या है? ये ग्रुपिंग ऐसी कंसेप्ट है जिसमें हम सिमिलर नेचर की जो आइटम्स होती हैं उनके लिए एक कॉमन हेडिंग यूज़ कर देते हैं। जैसे सिंपल सी एग्जांपल हो सकता है कि बिजनेस बहुत बड़ा है, फर्म बहुत बड़ा लेवल पर काम कर रही है, हो सकता है 100 बंदे हों जिससे उन्होंने पैसा लेना है। अब 100 के 100 बंदों का नाम बैलेंस शीट में एज डेटर्स थोड़ी ना शो किया जा सकता है, लेकिन उन 100 बंदों को रिप्रेजेंट करते हुए डेटर्स नाम से एक वर्ड यूज़ किया जा सकता है। बिकॉज हमें पता है डेटर्स का मीनिंग क्या होता है, वही होते हैं ना डेटर्स जिनसे हमने पैसा लेना होता है। तो यहाँ आपको यही बात समझाई जा रही है कि इस चीज़ को हम ग्रुपिंग बोलते हैं, कॉमन हेडिंग के अंडर सिमिलर नेचर की आइटम्स को शो करना। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ओइंग फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स विल बी शोन अंडर द हेडिंग डेटर्स। सिमिलरली अंडर दी हेडिंग करंट एसेट्स हम शो करेंगे, जैसे कैश हमारी करंट एसेट होता है, जैसे बैंक का बैलेंस, जैसे डेटर्स, जैसे स्टॉक। तो एक कॉमन हेडिंग के अंडर जब हम किसी आइटम को शो करेंगे तो दैट विल बी नोन एज ग्रुपिंग। लेकिन मार्शलिंग क्या होता है? मार्शलिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। देखो, यहाँ आपको सिर्फ एक चीज़ लिखी गई है, करंट एसेट। अब आपको इतना तो पता है ना कि कुछ एसेट्स करंट नेचर की होती हैं और कुछ एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स भी होती हैं। तो यहाँ पर आपको यही कंसेप्ट बता रखा है। बिल्कुल ऐसे ही लाइबिलिटीज़ भी, अगर मैं एक बार बता दूँ आपको, तो लाइबिलिटीज़ भी ऐसी होती है ना कि कुछ तो होती हैं करंट लाइबिलिटीज़ जिन्हें हमने 1 साल के अंदर अंदर ही पे ऑफ करना है। कुछ जैसे हमने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो 5 साल का अगर लोन है तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, वो हमारी करंट लाइबिलिटी नहीं है। तो मार्शलिंग आपको ये कंसेप्ट कह रहा है कि जो अलग अलग डिफरेंट या वेरियस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें इस तरीके से अरेंज कर कर बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करो कि एक प्रॉपर ऑर्डर हो। कि ये नहीं कि अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो, आप लाइबिलिटीज़ वाली साइड पर लेट सपोज पहले करंट लाइबिलिटीज़ शो कर रहे हो, फिर आप अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ शो कर रहे हो, और अगर आप एसेट्स साइड पर शो करते हो तो आप यहाँ पर पहले अपनी फिक्स्ड एसेट्स शो कर रहे हो, फिर आप करंट एसेट्स शो कर रहे हो। ये सीक्वेंस गलत है। जो सीक्वेंस आपने यहाँ शो किया है वैसा ही सीक्वेंस आपने इस वाली साइड पर भी शो करना है। अगर आप यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज शो कर रहे हो तो आपने एसेट्स वाली साइड पर भी पहले करंट नेचर वाली आइटम्स ऊपर शो करनी है और फिर फिक्स्ड वाली शो करनी है। इसी चीज़ को मार्शलिंग कहा जाता है। अब जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, इसी चीज़ को आपकी बुक्स में 2 अलग हेडिंग बनाकर शो किया हुआ है, जिसमें नंबर 1 है इन दी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विड होना। इसका मतलब है कि जो करंट चीज़ें हैं वो पहले शो की जाएंगी और जो लॉन्ग टर्म नेचर वाली या फिक्स्ड नेचर वाली हैं उन्हें बाद में शो किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, एन एसेट विच इज़ मोस्ट ईजिली कन्वर्टिबल इनटू कैश सच एज कैश इन हैंड इज रिटन फर्स्ट। तो मैंने बोला ना कि करंट चीज़ों को पहले शो करना है, तो कैश इन हैंड करंट एसेट आता है, यहाँ हमने पढ़ा भी है, डेटर्स हैं, स्टॉक हैं। तो इसलिए
ऐसे जब हम सीक्वेंस में शो करेंगे, ऑर्डर में शो करेंगे, तो हम बोलेंगे हम मार्शलिंग कैसे कर रहे हैं, इन दी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, एंड देन विल फॉलो दोज एसेट्स विच आर कंपैरेटिवली लेस इजीली कन्वर्टिबल। तो जो जैसे जैसे लेस कन्वर्टिबल होते जाएंगे, बिल्कुल वैसे वैसे फिर हम दूसरे एसेट्स को शो करते जाएंगे। सो द लीस्ट लिक्विड एसेट सच एज गुडविल इज शोन लास्ट, जिसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड एट द अर्लीस्ट विल बी रिटर्न फर्स्ट। इन दी अदर वर्ड्स, करंट लाइबिलिटीज हम सबसे पहले शो करेंगे, नॉन करंट या लॉन्ग टर्म नेचर की लाइबिलिटीज फिर एंड में शो की जाएंगी, एंड लास्टली दी प्रोप्राइटर्स कैपिटल। देखो ये जो लास्ट आपको बताई है ना, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि लाइबिलिटी साइड पर क्या शो करनी चाहिए और एसेट साइड पर कौन सी शो करनी चाहिए, अगर हम लिक्विडिटी वाले ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए आगे आपको क्या बताते हैं। आगे ना आपको नेक्स्ट पेज पर एक परफॉर्मा दे रखा है, मैं आपको वो शो करूँगी, लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ भी ज़रूर देखेंगे कि आम तौर पर जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं और जो पार्टनरशिप कंसर्न्स होती हैं, वो इसी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का इस्तेमाल ज़्यादातर करती होती हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको परफॉर्मा विजिबल हो रहा है। पहले हम शो करते हैं लाइबिलिटीज़ साइड पर करंट लाइबिलिटीज़, फिर हम शो करते हैं नॉन करंट नेचर की आइटम्स। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम एसेट साइड की बात करें तो पहले हम शो करते हैं करंट एसेट्स, और फिर हम आगे जितनी भी नॉन करंट नेचर की एसेट्स होती हैं उन्हें शो करते हैं। देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि क्या क्या करंट लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या करंट एसेट्स हो सकते हैं। वैसे हम जैसे जैसे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, कंसेप्ट्स को समझेंगे इस चैप्टर में भी और एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी, तो आपको और भी बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रेजेंटेशंस की जाती हैं बैलेंस शीट में। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो देखो आपको क्या बता रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे परफॉर्मे में ना हमें ऊपर स्टार्टिंग में लिखा हुआ था बैलेंस शीट एज एट। तो ये है कि वर्ड्स एज एट आर यूज्ड फॉर द हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट। हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में तो यूज़ कर रहे थे फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन इसमें एज एट है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर की गई है और इसमें रिप्रेजेंट की गई आइटम्स की जो वैल्यू है वो सिर्फ इसी डेट के लिए ही ट्रू है, आगे पीछे नहीं है, तो इसलिए इसमें एज एट लिखा जाता है। देन ये हम पढ़ चुके हैं कि टोटल दोनों साइड्स का हमेशा बराबर होना चाहिए। और ये जो कंसेप्ट आपको यहाँ थर्ड पॉइंट दे रखा है, मैं इसे अभी स्टार मार्क करना चाहूँगी, क्योंकि जब हमें ये क्वेश्चन में आएगा तो हमें ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। वैसे हम जानते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये आपको जब जर्नल एंट्रीज़ वगैरह वाले कंसेप्ट भी करवाए गए थे तब आपको समझाया गया था। अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए आगे हमारे पास दूसरा ऑर्डर है जो है इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस। देखो परमानेंट वर्ड को दिमाग में रखो, जो चीज़ परमानेंट नेचर की है, फिक्स्ड नेचर की है, वो पहले शो की जा रही है और करंट वाली बाद में। तो जो हमने अभी ऊपर परफॉर्मा देखा ना, जब हम उस दोनों साइड्स के परफॉर्मे को उल्टा लिख देंगे आइटम्स को, मतलब जो करंट नेचर की है वो नीचे चली जाएंगी, जो नॉन करंट नेचर की है वो ऊपर आ जाएंगी, तो हम बोलेंगे कि हम कौन सा ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं, परमानेंस वाला। So this method is exactly the reverse of the first method. Assets which are most difficult to be converted into cash, such as goodwill, are written first, and assets which are most liquid, they are written in the last. Similarly, liabilities के केस में भी ऐसा ही किया जाता है। कैपिटल सबसे पहले शो की जाती है और जो हमारी करंट नेचर की लाइबिलिटीज़ होती हैं उन्हें सबसे लास्ट में शो किया जाता है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे उसमें आपको कहा था कि जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप उनको फॉलो करते हैं। यहाँ है जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर रिक्वायर्ड अंडर दी कंपनीज एक्ट। अब ये ना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क या MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कंपनीज एक्ट जो है वो क्या कहता है कि भाई कंपनीज को कैसे बनानी चाहिए। तो कंपनीज को इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाना चाहिए या करना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे कि जितना हमने आज हमारे सेशन में डिस्कस किया ये आपको बहुत ही आसानी से क्लियर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिमाग में रखने चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स,
ये पढ़ेंगे, ये डिस्कस करेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ट्राई कर कर देखेंगे, ताकि हमें ये विदाउट एडजस्टमेंट किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये समझ में आ जाए एक बार, और फिर हम हमारे सेशंस को एडजस्टमेंट्स की तरफ बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। काइंडली शेयर दी वीडियोज़, like the videos and share your views in the comment box also. Thank you so much once again and have a nice day.